का जोरदार स्वागत करें। मान्य चंद्रशेखर जी। हेलो हेलो, बैठ जाओ सब ऊपर मिलकर सवाल और लोग नीचे बैठिए यार, सब नीचे बैठ जाओ। ये बात तो रखते हैं आपके सामने। जो लोग यहाँ खड़े हैं ना, मीडिया के लोग छोड़ के बैठ जाए। जब आप बैठ जाएंगे, बहुत सीनियर लीडर्स हमारे बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर लीडर हमारे बैठे हैं, सभी लोग बैठ जाए। कर दो, यहाँ काटोगे सभी को मैंने को इधर आ जाओ। हेलो, अच्छा ये बताओ आवाज कहाँ तक आ रही है? ठीक है, ज्यादा तेज नहीं बोलेंगे क्योंकि रोज ही रहते हैं ना आंदोलन में। तेज बोलेंगे तो गले में नुकसान हो जाएगा। ये माइक जो है ना, ये एक हिप से कनेक्टेड है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसी माइक से बोलना पड़ेगा और आपको ध्यान से सुनना। अब बताओ, सीटियां बजा के भी आंदोलन होते हैं। जिन्हें अपने आंदोलन से कुछ अच्छा करना होता है वो लोग करते हैं। एसएससी जीडी के मेडिकल फिट नौजवान बहनों और भाइयों, आप लोग पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इस 11 महीने के जीवन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला हो। जो सबसे जरूरी है वो ये है कि सरकार सुनती रही है। ये समझ आया नहीं आया? अगर सरकार सुनती तो क्या ये हालात होते? लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब है, लेकिन क्या पिछले 11 महीने में आपकी आवाज प्रधानमंत्री तक नहीं गई? गई भी तो उन्होंने सुनना क्यों नहीं चाहा? क्योंकि नौजवान बेरोजगार इस देश के एजेंडे में नहीं। इस देश के एजेंडे में वो जिससे उसकी वोट बढ़ जाए। आपको अपने मुद्दे को वोट से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने मुद्दे को वोट से नहीं जोड़ोगे ना, तो उनको आप पर डर ही नहीं होगा। समझ रहे हो? नौजवान इस देश की ताकत है। इस देश की सीमा की रक्षा के लिए नौजवान की जरूरत है। घर चलाने के लिए नौजवान की जरूरत है। हर जगह नौजवान की जरूरत है। लेकिन जब वो नौजवान तैयार होकर देश सेवा में जुटना चाहता है तो उसको रोकने के लिए सरकारें लगी हुई। अब मैंने आपका पूरा ये जो मुझे दिया गया, जिसमें पूरी जानकारी मैं अपनी वाणी द्वारा मीडिया के साथियों को बता दूं कि असल बात क्या है। क्योंकि जब आपके जरिए बात बहुत दूर तक जाएगी, पूरे देश में रहने वाले जो यहाँ नहीं है वो लोग भी सुनेंगे, तो शायद मेरे हिसाब से उनको पता लगेगा कि सरकार क्या कर रही है। ये आंदोलन है एसएससी जीडी 2018 के बच्चों का, जिसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं जहां नियुक्तियां होनी है वो है एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और असम राइफल। ये इसकी सिपाही भर्ती परीक्षा थी। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए, लेकिन ये जो भर्ती थी ये 60,210 पदों में थी। क्या मैं सही हूँ? इनमें से भी 54,000 बच्चों को लगभग नियुक्ति देने का प्रयास किया गया। 6,000 पद लगभग रोक दिए गए। 54,000 में से भी 20% बच्चे ऐसे हैं जो एज ओवरलैप कर गए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया चली है 3 साल। अब बच्चों की ये मांग है कि वो देश सेवा करना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान बॉर्डर में तनाव है, तमाम तरह चीजें हैं। जो अभी जवान वहां हैं, वो जवान भी ज्यादा काम उनको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां लोगों की कमी है, जवानों की कमी। तो बच्चों का ये भी मानना है कि भाई उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ है। अगर हमें नियुक्तियां मिल जाएगी तो उनका बोझ कम हो जाएगा, सीमा भी सुरक्षित हो जाएगी।
और ऐसे ये भी एक सच है, एक्स्ट्रा ड्यूटी करने की वजह से बहुत सारे जवान सुसाइड करते हैं बॉर्डर पे। ये मेरा कड़वा अनुभव है, क्योंकि मैं पूरे देश से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं पता लगता है जवान ने सुसाइड किया। और जब आप उसके गहराई में जाते हैं तो सुसाइड के पीछे कारण होता है, कोई कुछ भी थोड़ा करता है। अगर नौजवान अब यहाँ खड़े कह रहे थे क्या तो विजय अभीर गति, क्या लिखा आपने, वर्दी या अर्थी? कोई नौजवान ऐसा कदम उठा भी सकता है क्योंकि वो टूट रहा है अंदर से। तो मैं आपका मुद्दा पहले पूरा बता दूं, उसके बाद अपनी बात रखूंगा। उम्मीदवार तीनों चरण पास कर चुके हैं, जिसमें रिटर्न है, फिजिकल है और मेडिकल है। ये मतलब जो अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं वो फिट है, अगर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार है। ये भी एक 11 महीने से आंदोलन चल रहा है और ये भर्ती प्रक्रिया 3 साल चली, बस इतना ही। ठीक है, चलो अब ये आपका, अब हमारी बात। हमने बता दिया कि क्या क्या हुआ। बुरा ये है कि जब नौजवान अपने अधिकारों के लिए यहाँ लड़ने आए तो उन पर लाठियां चली। मुझे सारे मीडिया कर्मियों ने बताया कि बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए। ये मेरी बड़ी दिक्कत। जब कहीं किसी बहन का अपमान होता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है और मेरा मन करता है अपमान करने वालों को सबक सिखाया जाए। फिर मैं इधर देखता हूँ ये वर्दी में जो लोग खड़े हैं, फिर पता लगता है कि ये कौन है। तो पता ये लगता है कि ये भी तो सिस्टम का ही पार्टी, ये भी तो हम में से 1-2 लोग हैं, या ये हम ही तो हैं, बस इनके तन पे वर्दी और हम पे नहीं है। हम वर्दी मांग रहे हैं और वो वर्दी पहने खड़े हैं, समझ रहे? ये अंग्रेज नहीं है, ये किसी दूसरे देश के लोग नहीं है, ये यही हमारी तरह भर्ती प्रक्रिया में आए और जिनको, ये वो लोग हैं जिनको बिना लड़े अपना अधिकार जो है मिल गया। फिर सिस्टम को समझिए कि ये लोग ऐसा क्यों करते कि हम पे लाठियां चलाते हैं। ये ऐसा इसलिए नहीं करते कि आपसे नाराज हो, या ये नहीं चाहते कि आपको रोजगार मिले। ये इसलिए ऐसा करते क्योंकि जो इनको तनख्वाह दे रही है वो सरकार चाहती है कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम है। जो सरकार कहेगी वही इनको करना पड़ेगा। सरकार कहती है अगर नौजवान अपना हक मांगने आए तो उसको लाठी से पीटो, तो तभी तो करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ कहावत है, वो कहावत मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि वो कहावत का प्रारूप अलग है। मैं कहीं ना कहीं उस कहावत को कहने के बाद मैं विरोधी टाइप हो जाऊंगा, लेकिन मैं उसका सार ये है कि समस्या जड़ से खत्म होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं जो सरकार 11 महीने से 10 महीने हमारी नहीं सुन रही है, उसको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं। अगर हम लोग इसे अपनी वोट की वैल्यू से जोड़ ले, मैं फिर कह रहा हूं, तो मैं लिख के देता हूं कि वो इतने डरे हुए लोग हैं, उन्हें सत्ता से मतलब है, वो आपकी मांग को 10 दिन में मान लें। पहली बात तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी की जरूरत थी, बहुत कम लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लंबे समय से उपस्थित हैं। एक आंदोलन हम लोग जीतने कगार पे, मतलब शिक्षक भर्ती वाला जो लखनऊ में चल रहा था, आंदोलन वही सफल होता है जिसको लगातार चलाया जाए। आप लोग लगातार लड़ रहे हैं, तो हमारे नेता हिमांशु जी ने हमसे कहा कि वो लोग लड़ रहे हैं, वो आपको चाहते हैं। महेश जी ने भी, राकेश कसाना जी ने, सबने हमें फोन किया कि आपको आना पड़ेगा। हमने कहा एक डेट तय करना। आज मैं सच में बताऊं, मैं लड़ने नहीं आया, आज तो मैं आपको बताने आया कि हम लोग लड़ सकते हैं। अगर लड़ना है तो एक दिन तय कर लें, फिर आना लड़ने, और फिर ये बात तय करके आना विजया भी तक। और घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। युवा वो शक्ति है जिसने अच्छे को झुका दिया। युवा रीढ़ है देश की, उसे कोई नहीं झुका सकता, कोई नहीं झुका सकता, ना तो कोई ऐसा जन्मा है जो झुका दे। क्योंकि मैं जिनको आदर्श मानता हूं वो करतार सिंह सराभा, शहीद करतार साहब 19 साल के थे जब देश की आजादी के लिए शहीद हुए। उनको आदर्श माना शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने, और वो 23 साल के थे जब वो शहीद हुए। एक और बड़े क्रांतिकारी जिनको हम कहते हैं शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी, 21 साल बाद वो अपने जो संकल्प लेता उसको पूरा कर पाए। तो नौजवान कमजोर नहीं होता, बस कमी होती है कि वो संकल्प लेता नहीं लेता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जीतना चाहते हैं नहीं जीतना चाहते बताओ। मंच पे बैठा कोई नहीं बोलेगा,
क्योंकि आप अगर उनमें से होते तो उनके बीच होते। आप मंच में हैं तो आप उनमें से नहीं, बिल्कुल नहीं। हम स्पष्टवादी आदमी, हम अपने लोगों को भी सही समझाते हैं कि जिनके लिए लड़ रहे हो उनके जैसे बंद हो जाओ, उनसे दिल तो मिलाओ, उनको विश्वास दो कि आप उनमें से एक हो, आप उनको छलोगे नहीं। आप आगे सिर्फ अपनी बात करके चले तो नहीं जाओगे, आप उनको और धोखा तो नहीं दोगे। अगर ये विश्वास बनाना तो उनके जैसे उनके बीच में रहना पड़ेगा, तभी तो वो समझेंगे कि ये हमें से है, ये हमसे अलग है। मैं एक नौजवान हूं, मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं, क्योंकि मैं हम पे जो कार्यकर्ता ना बड़े पैमाने पे नौजवान, और वो सब लोग बेरोजगार। अगर उन पर रोजगार होता तो वो बेचारे नौकरी नहीं कर रहे होते। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अहर्ता होती उसको पूरा किया है, MA किया है, MBA किया है, MCA किया है, PhD की है, और तमाम तरह की जो डिग्रियां हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब किया है, लेकिन नौकरी है ही नहीं। सरकार बस दावे करती है कि 25 लाख नौकरी दी, 2 करोड़ रोजगार दिए। वो जो इतना बड़ा पत्र आपने मुझे लिख के दिया ना, वो पत्र सबको पता लग जाएगा अगर आप तय करो, अगर एक दिन रख दें कि भाई हमें संसद भवन का घेराव करना है। सत्र चल रहा है लोकसभा का, 23 तक है सत्र। कोई मीडिया में बताया क्या है जानकारी? कब तक है सत्र? 29 तक। बताओ, लड़ना चाहते हो नहीं चाहते, बताओ पहले। देखो, हम आदमी बने ना सिद्धांतिक हैं, उन लोगों पर समय नहीं खर्च करते जो लड़ना नहीं चाहते। तुम्हारे बीच पता है क्यों है? क्योंकि तुम 10-11 महीने में बैठे हो। अगर तुम आ जाए होते तो हम नहीं आते, हमारे लीडर्स आते आपके बीच में। हमने जांच लिया कि आप लड़ना चाहते हो। बताओ, अगर लड़ना चाहते हो तो क्या कुर्बानी बलिदान के लिए तैयार हो? चलो, मैं ये भी जानता हूं कि जो लोग वर्दी चाहते हैं ना, उनको ये भी पता है कि बलिदान भी हो सकता है, तो वो बलिदान से नहीं डरते। ये कोई कलर की नौकरी थोड़ा ही मांग रहे हो तुम लोग, चपरासी की थोड़ा ही मांग रहे हो, ऑफिस की थोड़ा ही मांग रहे हो, आप तो वर्दी मांग रहे हो, वर्दी। और जो वर्दी पहनेगा उसके लिए तो पहले है ये, वो अपने घर कह के जाता ड्यूटी जाने पहले कि मेरी लाश पे रोना मत, जब मेरा शव आएगा तो रोना मत, मैं शहीद हो सकता हूं देश के लिए। तो मैं समझता हूं कि वर्दी मांगने वाले लोग इस देश से प्यार करते हैं। तो मैं आपकी भावनाओं की कदर करते हुए, आपकी जो जिनको आप माने अपनी टीम से कि अच्छे लोग हैं, इनकी बात को आप मान सकते हैं। क्योंकि देखो, एक तो यूनिट आपको बनानी पड़ेगी जो फैसला लेगी, सब लोग फैसला नहीं ले सकते। आप जैसे हमने वहां बनाया, 8-10 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए जो लीडरशिप करेंगे, जिनको आप कहोगे हमें इनके ऊपर विश्वास, ये बिकेंगे नहीं, ये टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। उन 10 लोगों से मैं बात करूंगा मैं, और फिर जो मैं तय करूंगा उसमें आपको मदद करनी पड़ेगी। फिर देखते हैं हार होती है जीत होती है। यहाँ तो असम की बच्चे मुझे दिख रही, कौन है असम से? हाँ, देखने लग रहा है, मास्क भले ही हो लेकिन पहचान तो आ ही जाता है। ये देश इस तरह से, इसकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग है। हर 100-200 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, रंग बदल जाते हैं, खान पीन बदल जाता है, कपड़ों का पहनावा बदल जाता है। बड़ा अजीब है, ये बहुत बड़ा देश है। यहाँ तो ऐसे ऐसे प्रदेश है जहाँ इनके मुकाबले के देश है दुनिया में। लेकिन अब काम की बात सुनो, बुनियादी। अगर कोई MP MLA की सीट रिक्त हो जाए तो 6 महीने के अंदर उनको वहां उपचुनाव कराना ही कराना है। किसी डिपार्टमेंट का मंत्री ना रहे तो वो पद उनको भरना ही भरना है। इलेक्शन होंगे, अभी यूपी के साथ 5 स्टेट के चुनाव में, तो वो 2 महीने में कराना ही है। लेकिन भर्ती नहीं कराएंगे, भर्ती कराएंगे 3 साल में। 2018 की भर्ती 2021 में, 3 साल तक उस नौजवान को रगड़ेंगे, परेशान करेंगे, तोड़ेंगे, उसकी हिम्मत को निचोड़ देंगे। ये सरकार दे रही है हमें सावधान होना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं, जब इस देश की रक्षा सर्वोत्तम है और उसके लिए बजट है, तो फिर सुरक्षा जो कर्मचारी उनकी व्यवस्था पूरी क्यों नहीं कर रहे? जब इस देश के लिए नेताओं की जरूरत है तो इस देश के सुरक्षा कर्मियों की जरूरत को क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? जब वो भर्ती 6 महीने में हो सकती है तो कोई भी भर्ती देश की 6 महीने में क्यों नहीं हो सकती है? और फिर चुनाव कराते हो तो जो जमानत जिसकी बच जाए, जैसे वोट पा जाए तो उसकी जमानत के पैसे वापस करते हो। मैं वहां बता रहा था बैठ के, हमसे फार्म के पैसे लेते हो पूरे और फिर वापस नहीं करते हो, और फिर भर्तियां रिजेक्ट कर देते हो। भर्ती आती है, फिर पेपर लीक हो जाते हैं। तो कहां है ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी वही है कि इस देश का लोकतंत्र, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, सत्ता में बैठे हुए लोगों के घुटनों के उसमें चौखट जो होती है ना, वहां दम तोड़ चुका है। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का न्याय, इस देश की व्यवस्था, इस देश का संविधान आज जकड़ा गया, गुलाम हो गया है नेताओं की चौखट के आगे। और मैं समझता हूं कि आपको अपने अधिकारों के लिए तैयार होना पड़ेगा।
भाई आप में कोई कमी तो नहीं है, मेडिकल फिट होना आप लोग, फिर नियुक्ति क्यों नहीं है पता है? इसका कारण सरकार ये जानती है कि अगर ये 50,000 रुपए की 40,000 रुपए की नौकरी करेंगे ना, तो फिर ये अपने बच्चों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, ये अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, ये फिर पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम में, और फिर इन्हें रोटी के लिए सुबह शाम परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये देश के बारे में सोचेंगे, देश में क्या हो रहा है। एक पूरी साजिश के तहत इस देश को गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। किसी तरह से सरकार ये चाहती है कि सत्ता में बनी रहे अगली बार तक, और इस देश का संविधान खत्म कर दे। और क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि उनके अधिकार क्या हैं, उनकी ड्यूटी क्या है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आप में से कितने लोगों ने पढ़ा, हाथ उठा के बताओ। सवाल पूछने वाला हूं, सोच समझ के उठाना। वकील के सामने हो, समझ रहे हो, किसी अनपढ़ नेता के सामने नहीं हो, उल्टा देख के, जो सिर्फ पिताजी के दम पे या माँ के दम पे या बुआ चाचा के दम पे नेता बन के आओ, जिसने अपनी पहचान बनाई, उसके सामने नहीं हो। उस व्यक्ति के सामने हो जो 18 साल से इस काम को कर रहा है, जिसने इस देश की जो सबसे बड़ी जेल तिहाड़, उसको भी 2-2 बार देखा है, जो पीएचडी करके आया तिहाड़ से, उसके सामने हो। पढ़ा है संविधान? ये बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ अपने अधिकार बताओ, फंडामेंटल जो राइट्स हैं बताओ क्या क्या है। हाँ, बोलने की सम्मेलन की, संचरण की, संघ बनाने की, दुनिया अधिकारों के सम्मेलन की। बहुत ही बढ़िया। ड्यूटी बताओ, खड़े रहो, तालियां। ड्यूटी बताओ। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी। जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, उनको पूछे, हमारी संस्कृति की रक्षा करें, और जो सही है उसके लिए सही आवाज उठाएं, जो गलत है उसके लिए गलत आवाज उठाएं। गलत आवाज भी उठती है कभी? चलो, काफी कुछ जान लिए हो, लेकिन अगर मैं पूछूं कौन सा आर्टिकल में, तो बता दोगे? बताओ, फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा आर्टिकल में है? हाँ, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। देखो, एक व्यक्ति अपने इस देश में रहने के क्या कर्तव्य है वो जानता है, वो भी अभी कंप्लीटली नहीं जानता। इस देश के संविधान की रक्षा करना आपकी प्रथम जिम्मेदारी, इस देश के सरकारी संपत्ति की रक्षा करना आपकी प्रथम जिम्मेदारी, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करना आपकी प्रथम जिम्मेदारी। समझ रहे? एक व्यक्ति जानता है आप में से, जो आप तैयार हुए ना, सब लोग देखो, ना तो किसी क्लास में पढ़ाते, ना ही किसी कंपटीशन में पढ़ाते, ना ही किसी, चाहे वो नौकरी में हो या ना हो, ना ही किसी ट्रेनिंग में पढ़ाते, ना ही किसी नेता को पढ़ाते। जब आप अपने अधिकार नहीं जानते, कर्तव्य नहीं जानते, तो भाई उन अधिकारों का प्रयोग करोगे कैसे? इसलिए मैं आपके बीच में आज आया हूं ये बताने के लिए कि सर, जिससे देश चल रहा है ना, कहते हैं कि सारे नेता कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन चलती है, क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है? और जब लोग जानते ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा? अगर आपको ना बताओ एसएससी जीडी की भर्ती, आपको टेस्ट भरना, तो भर दोगे टेस्ट? मुझसे सोचो तो सही। तो नौजवान अभी भीड़ ही तो है, भेड़ ही तो है, इसके अलावा है क्या? भाई अभी आपको भर्ती करेंगे तो सीधा बॉर्डर में थोड़ा भेज देंगे, ट्रेनिंग कराएंगे ना। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं मेरी प्यारी बहनों, नौजवान भाइयों, कि अपने ये मुल्क हमारा है, इस देश के लिए कुर्बानियां दी गई हैं, हजारों लाखों लोगों ने शहादतें दी हैं, और आज भी इस देश की रक्षा के लिए, आंतरिक और बाहरी रक्षा के लिए लोग शहीद होते हैं। वो जवान शहीद होते हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे यतीम होते हैं, पहले भी हुए और आज भी होते हैं। 20-20 जवान चाइना के बॉर्डर मार जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। सिर्फ हम लोग इस देश में नौजवान मोहरे बन के रह गए। अगर आप अपने हक अधिकार को नहीं पहचानोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, तो लड़ोगे कैसे? अगर आपको ना पता हो कि प्रोटेस्ट करना आपका राइट है आर्टिकल 19 में, तो आप यहां आ जाते लड़ने। फिर आपको ये नहीं पता कि कोई किसी महिला को 5 बजे के बाद कोई पुलिस जो है ना, मेल जो पुलिसकर्मी अरेस्ट नहीं कर सकता। क्या आपको नहीं पता बहनों को? क्या आपको ये नहीं पता है कि कोई पुलिसकर्मी महिलाओं को नहीं छू सकता अरेस्टिंग के लिए? मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं कि जो आपको समझना चाहिए। आप सवाल नहीं करते, वो जवाब नहीं देते। जो महिला एक बच्चे को, पुरुष को जन्म देती है, जो पुरुष अपने आप को बहादुर मानता है, वो जन्म तो एक महिला से लेता है। तो ताकतवर कौन हुआ, पैदा करने वाली या जो पैदा हुआ है?
तुम इस देश की वीरांगनाएं हो और तुम पे अधिकार हैं, पुरुषों से भी ज्यादा अधिकार। अपने अधिकारों को पहचानो। जो साथी यहाँ मेरे 21 तारीख का समय जो है ना, क्या मनीष कहाँ है जी? 21 तारीख का समय दिया तो नहीं कहीं? कंफर्म डन। 21 तारीख मेरी फेवरेट तारीख है। 21 तारीख का किया गया आंदोलन हम कभी नहीं हारे आज तक। सब जानते हैं, हमारे यूनिट के सब लोग जानते हैं। मेरा जन्मदिन आता है 3 तारीख को, इसी महीने में था, 3 दिसंबर। 2 और 1 3, ये मेरा बहुत प्यारा आंकड़ा है। 21 तारीख को आंदोलन करना, संसद भवन का घेराव। क्या आप लोग तैयार हैं? एक और बार सोच लो, लाठी भी लगेगी, गोली भी चल सकती है। मारोगे तो नहीं, रुकोगे तो नहीं। तो लिखो, आज से लिखना शुरू करो कि 21 तारीख को हम प्रधानमंत्री को संसद भवन में बैठने नहीं देंगे अगर हमारी नियुक्ति पे बात नहीं होगी। हमें SC/GD वाले बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। और सबसे ज्यादा किसी का सीना रहेगा तो मेरी जबान है कि आपके भाई का रहेगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मैं एक से कल संघर्ष करो। अरे सुनो, हम यहाँ के घूमने आए, रोज तो संघर्ष करते हैं। हमसे संघर्ष करवाओ, मैं इनसे कह रहा हूं कि तैयार हो जाओ। समझ रहे हो? हमारे संघर्ष को तो आप भी जानते हो और सरकार भी जानती है। हम यहाँ कह रहे हैं कि सरकार को पता नहीं लग रहा है। अभी हमने लखनऊ बैठ के कहा कि 5 दिन करेंगे, 16 से 21 का नाम लेते यूपी सरकार बोली कि इसको कर दे रहे हैं, 29 शिक्षक भर्ती वाले का हल निकाल दे रहे हैं। समझ रहे हो? वो हमारे 21 को जानते हैं। हमने दिल्ली में भी किया था 21 रविदास मंदिर वाले में। हाँ, हमने खाई थी 250 लाख, बैठे हैं जितेंद्र भाई हमारे। और ये भी सच है कि हम रहे थे 66 दिन जेल, लेकिन इस देश सुप्रीम कोर्ट को भी झुकाया, सरकार को भी झुकाया था उन्हीं 66 दिनों में। हमारे लिए राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। और अगर चुनाव का डर और चुनाव की सहूलियत का ख्याल होगा तो हम आंदोलन में कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि सरकार हमें मुकदमा लगा जेल में डाल देंगे, नहीं डरते मुकदमे से। और हमने ऐसे तैयार किए ही नहीं है लोग जो डर जाए। क्या हम लोग डरते हैं मुकदमे से? तुमसे भी कह रहे हैं, मगर इस संख्या बल से काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। 11 महीने के आंदोलन को धार देने के लिए एक दिन, क्या हम इसके 10 गुना लोग इकट्ठे हो सकते हैं? प्रयास करोगे? अधूरा लग रहा है अभी। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि मुझे पता लगे। बिल्कुल तैयार करेंगे। नहीं, जो आंदोलन जीतने के लिए एकजुटता जरूरी होती है, एकजुटता नहीं दिख रही है। जरूरी नहीं मेरे फैसले से आप सब लोग सहमत हो, लेकिन लड़ाई तो जीतनी है ना। क्या आप चाहते हो 11 महीने बाद हार के जाओ यहां से? जीतनी है ना। 21 तारीख दिन क्या बैठेगा? क्या बैठेगा? बताओ बहनों। ट्यूसडे मंगलवार, बुधवार। चलो तो मंगल चढ़ा देते हैं फिर उसी सरकार पे। अरे ये हमारे ऊपर मंगल को चढ़ाते रहते हैं, इस दिन मंगल चढ़ा देते हैं इनके ऊपर। ठीक है? 21 तारीख बस। एक और खास बात बताता, सुनो। सुनिए, यहाँ लड़ना बहुत कम लोग चाहते हैं। बस ऐसे ही नेता को खुश करते रहते हैं, नेता खुश हो जाता है, वो घर चला जाता है, ताली बज जाती है, बराबर में हो रहा है, और देश में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। ये बराबर में हो रहा है। एक मिनट, उन पे भी बात करेंगे। हमारी बात समझ आई? हक मांगने से नहीं मिलते सर। हम क्या करते हैं? कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं हक? पहले तो ऐसे मत रहिए, ऐसे बनिए, ऐसे उठाइए दो अपना हाथ ऐसे। हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। ये मुट्ठियों में, बाजू में ताकत होनी चाहिए, वीरांगनाओं की भी और वीरों की भी। बताओ कैसे उठाओगे बंदूक सीमा पे है? और आवाज में भी बताओ कैसे दुश्मन को सतर्क करोगे कि हो जाओ सतर्क आ रहे हैं? बताओ
कहाँ है तुम्हारी ताकत? नौजवान इतना बेबस है तो बुजुर्गों का क्या होगा बताओ? आवाज दो! कुछ तो गर्मी आई। चलो ठीक है, ज्यादा बात नहीं करनी। 21 तारीख तय हुई, ठीक है। मैं अपने लीडर से कहूंगा, महेश जी हैं, उमेश पहलवान जी है, हिमांशु जी है, जैन साहब हैं, कि आप तैयारी कर लें और दिल्ली के साथ जो आसपास लगी यूनिट है उनको भी अपील कर दें। 21 तारीख को हम लोग आएंगे और संसद मार्च करेंगे और संसद का घेराव करेंगे, ठीक है। डन। कल मैं इसके अनाउंसमेंट भी कर दूंगा, क्योंकि कल मैं पीसी करूंगा प्रेस क्लब से, और मैं इसके अनाउंसमेंट भी करूंगा कि 21 तारीख को हमारा संसद घेराव। 2 मुद्दों में मुझे पीसी करनी है, आपका मुद्दा भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और कोई हमसे उम्मीद बताओ? सुनिए, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसा मत बना देना जैसे वो लोग हैं, आगे कुछ कहे पीछे कुछ कहे। सुनिए ना, एक चीज और बता देते हैं। ये जो जय भीम का नारा है ना, ये किसी जाति धर्म का नारा नहीं, क्रांति का नारा है, समझ रहे? लोग इसको जानते हैं, जैसे संविधान को नहीं जानते ना, इसलिए इसको भी नहीं जानते। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने का नाम है जय भीम। अपने हक के लिए मैदान में उतरने का नाम है जय भीम। आदमी से आदमी का शोषण रोकने का नाम है जय भीम। और समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का प्रतीक है जय भीम। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा का प्रतीक है जय भीम। और जय भीम वो नारा है जो हक की बात करता है। ये सबके लिए मैं फिर आपसे अपील करूंगा, देश गुलाम ना हो जाए। देश पहले पिछली बार की तरह सर, ये इसको हटाना सर, क्या तो इसको निकाल लो जेब से, हमारी जेब मत खींचो। ये तो सरकार पहले ही महंगाई की तरह मार के आप भी जेब खींचोगे तो बचेगा क्या? देखो मेरी बात सुनो, 1 मिनट के लिए सिर्फ आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम लोग हटोगे तो आसान हो जाएगा। जैन साहब जी सर, नीचे चले जाओ। नहीं, अभी नहीं, कैमरे वालों को सबको ठीक कर देंगे, आप घुमाते फिरेंगे कैमरा, क्या तो हो जाओ सीधे। देखो, एक तो गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं, लोग उसको कीड़े मकोड़े समझते हैं। उनको लगता है ये है कौन, मर भी जाए या जिए क्या मैं पड़ता है। मैंने कहा अभी अपनी बातों में हमेशा कहता हूँ, गाय मर जाए तो बवाल हो जाता है, क्योंकि पशु को हम लोग जो है ना सम्मान देते हैं, लेकिन इंसानों को नहीं देते। मैं एक और बहुत बुनियादी बात कह रहा हूँ, किस तरह से हमारे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, मैं इस दर्द से वाकिफ हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी पढ़ाई के लिए आपके माँ बाप ने, कुछ के माँ बाप ने कर्जा लिया होगा, अपनी जमीन बेची होगी, अपने सुविधाएं छोड़ी होंगी। हमारे पिताजी तो प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे, लेकिन मेरे आज भी याद है, मैंने सर्दियों में कभी उनको गर्म कपड़े अपने बनाते नहीं देखे, क्योंकि उनको पता था कि उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है। और पढ़ाई कितनी वैल्यू है पढ़ाई की, आज ये मैं समझता हूँ। अगर मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ा के वकील ना बनाया होता तो क्या आज मैं यहाँ होता? बहुत वैल्यू है पढ़ाई की। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती है, पढ़ाई इंसान बनने के लिए और जीने के लिए भी होती है। सोचे ना, आपने पढ़ाई की है हाई स्कूल तक, तो आपको क्या पता कि ग्रेजुएशन में या इंटर में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या और किसी डिग्री में क्या है। जब आप सीखोगे नहीं तो सिखाओगे क्या। फिर मैं और बुनियादी बात करता हूं, जब एग्जाम की डेट आती है या आप भर्ती के लिए तैयार हो जाते हैं, भर्ती की आती है, तो आपके मन में एक उम्मीद जगती है। ऐसी उम्मीद जैन साहब, अच्छा जैन साहब नीचे आपको रणवीर सिंह गवाई सफर सैनिक, सैल्यूट और सलाम। आप जय भीम आपको। थैंक यू। युवाओं की आवाज, अभी 3 सितंबर को हम राष्ट्रपति जी से मिलके और इन युवाओं की आवाज आवाज दो। यहाँ तो एक लंबा अनुभव दर्शन भी है, यानी कि नौजवानों के साथ एक सीनियर लोगों का भी आशीर्वाद है। जी। तो मैंने क्या बताया कि जैसे भर्ती आती है ना, अखबार में विज्ञापन आता है, तो बच्चों के मन में सपने जग जाते हैं नौजवानों के। और हम तो और बात बताएं, देखो क्या करें, स्पष्ट बात ये, जो कोई लड़का हो
तो वो जब किसी लड़की से प्रेम करे तो उसके मन में सपना जग जाता है कि अब नौकरी मिलेगी तो कहेंगे कि फिर शादी के लिए बढ़ जाओ आगे, परिवार से बात करें कि अब तो कमाने लायक हो गए। और फिर लड़की उसको ये लगे कि अपने पैरों में खड़े होने का मौका आ गया है। अब मैं सिर्फ ये नहीं कि माँ बाप कहेंगे शादी कर लो, तो अब मैं कहूंगी कि मुझे जो चुनना है मैं उसके साथ शादी करूंगा। मतलब एक अवसर, अगर आप अपने पैरों पर खड़े हो तो आपको मौका है कि आप क्या तय करते हैं और आप आगे बढ़ रहे हो, आगे पढ़ाई करना चाहते नहीं करना चाहते और कुछ बनना चाहते हैं, ये भी एक अवसर की बात है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें नौजवानों के लिए, तो बहुत चीजें उनके मन में आस जगती है, सपना जगता है कि भाई अब आ गया समय, अब मैं अपने सपने को मेहनत से सफल करके दिखाऊंगा और अब मैं अपनी किस्मत जिंदगी का फैसला खुद करूंगा, मैं तय करूंगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। फिर वो मॉडल आता है, टेस्ट पेपर आता है, जो कुछ उसके पास उसको इकट्ठा करता है, फिर वो अपने आप से कमिटमेंट करता है कि अब नहीं, बस अब पढ़ाई बंद, बात बंद, मोबाइल बहुत दूर, पढ़ाई बंद थी वो तो गलत हो गया, बात ही बंद थी वो, अब क्या करें, बहने बैठी है ना तो कहने के तरीके बदलने पड़ रहे हैं, बातचीत बंद, घूमना बंद, पिक्चर देखना बंद, अब सिर्फ पढ़ाई। और फिर पेपर की डेट, तो जब पेपर की डेट आती तो वो जाता है एक दिन पहले, पेपर में लेट ना हो जाए, किसी रिश्तेदार के यहाँ, कहीं होटल में, कहीं सड़क पे, कहीं पेड़ के नीचे या किसी धर्मशाला में, आश्रम में जाके रहता है और माँ बाप अपनी जेब से ऐसे पैसे निकाल के देते हैं कि भाई कुछ खा पी भी लेना। फिर वो भर्ती दे गया, अच्छा उसको पता लगता है जैसे यूपी टेट में हुआ कि साहब पेपर तो लीक हो गया, अब क्या बीतती होगी उस पर, उसको पता है कि 1 महीना है उसके पास, 1 महीने बाद जो उसने सपना देखा है वो उजड़ जाएगा, वो न सोच रहा कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा तो मैं जी लूंगा, लेकिन उसका सपना टूट जाता है। यूपी टेट की भर्ती का पेपर 28 में लीक नहीं हुआ, 27 को शाम को 6 बजे लीक हुआ, और लीक हुआ इलाहाबाद में। इलाहाबाद के अधिकारी जानते हैं कि पेपर लीक हुआ, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को बताया, चीफ मिनिस्टर ने कहा मत जिक्र करना, अभी सुबह जब मैं रैली में जाऊंगा तब पेपर स्टार्ट हो जाए तब जिक्र करना, फिर मैं इवेंट बना के कहूंगा कि इनके बुलडोजर चला दो, इनकी संपत्ति जब्त कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे बाबा हम तो जानते हैं सब कुछ, क्या बात पढ़ाते रहते हो यार, बेकार के काम करते रहते हो। सच ये है कि 27 तारीख को पेपर लीक हुआ और ये बता देते तो लाखों बच्चे, 16-16.5 लाख बच्चे शामिल हुए, वो अपने घर रुक जाते हैं, उनमें से 10% पे रुक जाते हैं, उनके कितना नुकसान हुआ होगा। इन्हें मतलब नहीं है ना नौजवान से, ना उनके रोजगार से, ना उनकी पीड़ाओं से, ना उनकी समस्याओं से। फिर मैंने अपील करी कि मुख्यमंत्री जी बच्चे लौटे हैं कैसे घर, और अगली बार पेपर देने आएंगे वो खर्चा कौन वहन करेगा, आप कह रहे 1 महीने बाद पेपर होगा, तो कहा कि पास अलाउड हो जाएंगे, अपना आई कार्ड दिखा चले जाओ। लेकिन बच्चों ने मुझे बताया कि कोई नहीं माना, पैसे लिए हमसे 161 रुपए, 200 रुपए जो टिकट बैठता था। तो ये सरकारें आज ऐसी हैं जो आंख से आंख मिला के झूठ बोलती है। मगर मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, आपने पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं की, यहाँ तो आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई आपकी इसलिए भी है कि देश की तरक्की में आपकी हिस्सेदारी हो। भाई नौकरी तो 2% है ना। आपने कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था एसएससी के एग्जाम में, कितने? एक आदमी बताओ। 60 लाख बच्चों ने, नौकरी कितनी थी? 60,000। सोचो 1% नौकरी थी, सोचना नहीं तो सही है। तो 99% बच्चे क्या करेंगे? क्या सरकार ने उनके लिए प्राइवेट रोजगार की व्यवस्था की? क्या सरकार ने उनके लिए भत्ते की व्यवस्था की? क्या सरकार ने उनके लिए वो कैसे जिएंगे इसके लिए कुछ व्यवस्था की? कोई व्यवसाय, कुछ लोन या कुछ? क्यों नहीं की? क्योंकि वो चाहते थोड़े दिनों में तुम्हारी उम्र निकल जाए और वो तुमसे कहें चुनाव के समय कि 2,000-5,000 रुपए ले लो, वोट दे दो। उनकी सरकारें बनती रहे, वो अपने खाते भरते रहे और आप लोग ऐसे सड़ते रहो। मैं समझता हूं कि अब जागरूक होने का समय आ गया। अब आप समझे कि सरकारें कौन बनाता है? सरकार हम ही लोग तो बनाते हैं ना। अगर हम वोट ना दे 51% युवा सरकार बन जाएगी किसी की, और अगर 51% लोग एकजुट होकर वोट देते तो फिर क्या होगा? समझ रहे हो? क्योंकि दोबारा समय नहीं मिलता, इसलिए आज जागरूक कर रहा हूं आप लोगों को। देखो लोकतंत्र है, अगर 50.1% वोट किसी के पास है, 49.9% वोट किसी के पास है, तो 51.1% वाला जीत जाएगा। 51% युवा को क्यों नकार रहे हैं पता? उनको पता है कि जाति धर्म पे हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर पे वोट देंगे। वो शंभू भाई सही गए, बहुत सारे लोग सही गए। उनको पता है कि 3 महीने में भारत के लोग भूल जाते हैं, इनको लाठी मारो, इनके कपड़े फाड़ दो या इनको गलत जगह छू लो, क्या करेंगे? 3 महीने में भूल जाएंगे।
इसलिए वो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहे। 21 तारीख को हर एक आदमी अपने प्रयास से 5 लोगों को बुलाने का प्रयास करेगा, ठीक है? आज हम हजारों की संख्या में, उस दिन हम कई हजार हो जाएंगे और हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। भीम आर्मी के लोग कहां से आते हैं, कहां को जाते हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन जब भीम आर्मी के लोग आते हैं तो सरकार को पता जरूर लगता है। फिर बसें बंद होती है, ट्रेनें बंद होती है, बहुत कुछ बंद होता है। लेकिन क्योंकि हम संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं, हम हारना नहीं जानते हैं। ना हमारे डिक्शनरी में हारना नाम का वर्ड है। कभी सुना आपने हमारे मुंह से कि हम हार रहे हैं? आप हारोगे नहीं, मैं आज आपको कह रहा हूं। बहुत उचित समय पे आपने आंदोलन को धार दिए, मुझे आपने बुलाया, धन्यवाद। मैं अपने लीडर से कहूंगा कि वो प्रयास करके और सब लोगों को भी जोड़े। ये आंदोलन की सफलता का श्रेय इन लोगों को जाता है जो लोग लड़ रहे हैं। ये जीते इसलिए हमें इनकी मदद करनी है। और आप जहां भी रहते हैं देश के जिस भी कोने में, मुझे नहीं पता आप मुझे जानते नहीं जानते, मेरा काम देखते नहीं देखते, मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि मैं अकेला भी या हम कुछ लोग इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज नहीं तो कल आपको महसूस हो जाएगा कि अपने देश को बचाने के लिए आप सब लोगों को लड़ना पड़ेगा। आप अगर सिस्टम में भी जाओगे तो वहां भी बहुत तरह के तमाम तरह के भेदभाव, आपको हर जगह लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नौकरी आज मिल गई तो परमानेंट हो गई। वहां भी आपको छुट्टी के लिए पता है क्या हाल होते हैं अर्धसैनिक बलों के? बहुत सारे लोग तो इसलिए सुसाइड कर लेते हैं कि माँ बीमार है, पिता बीमार है, बच्चा बीमार है, पत्नी बीमार है, बहन बीमार है, शादी है, छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहां उनकी संख्या पूरी नहीं और एक्स्ट्रा ओवर ड्यूटी को करनी पड़ती है। वो सोचते हैं कि किस तरह से न्याय उनके साथ। 71 साल में आज तक हम सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाए। अभी भी कोई आतंकवादी हमारे देश में घुसाता है, दिल्ली में पता लगता है इलेक्शन के टाइम कि कोई आतंकवादी पकड़ा गया। कौन था वो आतंकवादी? कहां से आया वो आतंकवादी? वो घुसा कैसे? बॉर्डर पे सीमा सुरक्षा तैनात है, कहां से आया वो आतंकवादी? ये चुनावी हथकंडे हैं सरकार के। आतंकवादी तो यही बैठे हैं। जो इन बहनों को लाठियां मारते हैं वो आतंकवादी से कम है क्या? जो मातृ शक्ति का अपमान करते हैं वो आतंकवादी से कम है क्या? जो इस देश का पैसा लूट के भाग जाते हैं और उद्योगपति कहलाते हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर कहेंगे उद्योगपति ज्यादा रिस्क पे है, वो आतंकवादी से कम है क्या? जो इस देश को लूट रहे हैं वो आतंकवादी से कम है क्या? हमें बाहरी आतंकवादियों से कम, अंदर के आतंकवादियों से ज्यादा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, इतना समय मेरा जो है ना वो मुझे दिया, मुझे यहाँ बुलाया। मैं तो आप ही का धन्यवाद करूंगा और धन्यवाद इसलिए भी करूंगा ना, मैंने किसानों से भी ये बात कही थी कि सर हारना नहीं। एक ही नारा है, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो ठान लो कि जीत के जाएंगे चाहे हो जाए कुछ भी। एक दिन होता है आपके लड़ने के लिए। जैसे फुटबॉल का गेम देखा ना आपने, या क्रिकेट का 2020, वही 20 ओवर होते हैं। जब आपको मौका मिले 10 गेंद खेलने का, 20 गेंद खेलने का, तो बेहतर से बेहतर करो। समझते हो? इतिहास किनको याद करता है? जो लड़ता है। जो लड़ने वाले उनको तो याद करा ही जाएगा। इतिहास उनको याद करता है जो साबित करता है खुद को। लड़के जीतते हैं। जो लड़के जीतते, इतिहास कायरों का नहीं होता है, वीरों का इतिहास होता है, वीरों का। लड़ेंगे, जीतेंगे। और वीर है, बहादुर है, और वीर बहादुर झुकते नहीं है। मैं आपके साथ हूं और मैं अकेला नहीं, हमारी पूरी यूनिट, क्योंकि मैं का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संगठन के लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है अभी कि मैं जाके अपनी बात रखूं। हम सब लोग आपके साथ हैं और जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून भी देंगे, आप चिंता मत करना। बहुत बड़ी बात ये समर्थन दिया है, ये बराबर में हो रहे आंदोलन वालों ने इन्हें समर्थन दिया। अच्छा, ये APMRPC स्टेट प्रेसिडेंट श्री ये आंध्रा के हैं, एटुका राजा जी हैं और प्रिया महदिया जी, इनका भी समर्थन आपसे प्राप्त हुआ। आप तो समर्थन बहुत सारे होंगे।